दोस्तों, एक महिला पहले तो अपने बेटे और अपने पति का कत्ल करती है और उसके बाद में अपने प्रेमी से कहती है कि चलो मेरे साथ सेक्स करो। और जब इस पूरी कहानी का ट्विस्ट एंड टर्न्स, जब इसका निचोड़ निकल के आता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है और मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि तमाम गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो महिला है इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस पूरी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को दोस्तों जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है गोरखपुर, और ये जो गोरखपुर है इसी के अंदर एक और जगह लगती है शाहपुर, और इसी शाहपुर के अंदर एक कॉलोनी आती है अशोक नगर कॉलोनी। ये जो अशोक नगर कॉलोनी है, इसी कॉलोनी के अंदर एक महिला रहा करती हैं जिनका नाम है बागेश्वरी देवी। बागेश्वरी देवी के टोटल 2 बच्चे, बड़े बेटे का नाम राजकुमार यादव, छोटे बेटे का नाम ओम प्रकाश यादव। बागेश्वरी देवी के पति की डेथ काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुकी है। जब बागेश्वरी देवी के पति की डेथ हुई थी तो उस समय इसके दोनों बेटे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बागेश्वरी देवी अपने दोनों बच्चों को बहुत ही मेहनत के साथ में पढ़ाती है। बड़े वाले जो बेटे होते हैं राजकुमार यादव जी, ये यूपी पुलिस में एसआई बन जाते हैं। अब उसके बाद में छोटे वाले जो बेटे होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करते हैं और ये भी आंखों के एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाते हैं। बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी, अब छोटे वाले बेटे भी आंखों के डॉक्टर बन चुके थे, लिहाजा फैमिली वालों को लगता है कि अब इनकी शादी करनी चाहिए। अब किसी भी फैमिली में अगर कोई लड़का डॉक्टर होगा तो उसके लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता आएगा, इसलिए ओम प्रकाश यादव के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते आया करते थे। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग बताते हैं कि जो एक फैमिली ऐसी है जो गोरखपुर में ही पहले रहा करती थी, लेकिन अब वो सिंगापुर में शिफ्ट हो चुकी है। उनकी एक बेटी है जो सिंगापुर में ही एक बैंक में जॉब करती है। उसी के साथ में ओम प्रकाश यादव का रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है। रिश्ता फिक्स होता है, शादी होती है। शादी होने के बाद में वो जो लड़की थी ओम प्रकाश की दुल्हन बनकर यहाँ पर आकर रहने लग जाती है गोरखपुर में। लेकिन जब वो गोरखपुर में रहना शुरू करती है तो यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा बंधा महसूस करती है, क्योंकि एक लड़की जो पहले ही सिंगापुर में बचपन से पली बड़ी है वो आखिरकार गोरखपुर में कैसे सरवाइव कर पाएगी। इसलिए उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बंधा बंधा महसूस होता है और वो इस वजह से परेशान रहती है। लिहाजा अब वो गोरखपुर को छोड़ती है और वापस से सिंगापुर पहुंचती है। सिंगापुर पहुंचने के बाद में वो उसी जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है जो शादी से पहले उसने छोड़ी थी, और उसके बाद से फिर कभी लौट कर नहीं आती है। दोस्तों, अभी शादी को महज 6 महीने का समय ही गुजरा था और इस 6 महीने के अंदर ही जो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव होते हैं उनकी शादी पूरी तरीके से टूट जाती है। अब शादी टूटती है तो परिवार वालों को ओम प्रकाश यादव जो डॉक्टर हैं उनकी चिंता होती है, इसलिए परिवार वाले फैसला करते हैं कि क्यों ना उनकी दूसरी शादी करी जाए। इसलिए दोस्तों परिवार वाले लड़की देखना शुरू करते हैं। अब लड़की देखना शुरू करते हैं, आखिरकार उनकी जो तलाश थी एक अर्चना यादव नाम की लड़की पे जाके ख़त्म होती है, जो कि अर्चना यादव जो कि लड़की थी दीपचंद यादव की। दीपचंद यादव जो कि लखनऊ में रहा करते थे और उत्तर प्रदेश की जो सपा सरकार थी उसमें जो सीएम थे उनकी ये एक तरीके से सिक्योरिटी में तैनात रहते थे। तो इसी लड़की से इनका रिश्ता तय होता है और साल 2009 में इनकी शादी इस लड़की के साथ में हो जाती है, अर्चना यादव के साथ में। अब उसके बाद में अर्चना यादव इस ओम प्रकाश यादव के साथ में रहना शुरू करती है। परिवार में थोड़े दिन तो प्यार से सब कुछ गुजरता है, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद में अर्चना यादव को इस घर के अंदर कुछ ठीक नहीं लगता है। अब इस घर के अंदर आए दिन नानुकुल झगड़े ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अर्चना यादव इस बारे में अपने पति ओम प्रकाश यादव से बात करती है। वो कहती है कि इस घर के अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं कि मैं इस घर के अंदर एक पल भी सर्वाइव नहीं कर सकती और बेहतर यही होगा कि हम लोग सेपरेट रह लें। अब ओम प्रकाश यादव जब ये बात सुनते हैं तो उनको तो एक तरीके से सदमा लग जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव जब बहुत छोटे से थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश उनके बड़े भाई और उनकी माँ ने की थी, और उन्होंने ही पढ़ा लिखा कर आज उन्हें इस पोजीशन पे पहुंचाया था जहां पर वो आज बैठे हुए थे, जहां पर वो डॉक्टर बने हुए थे। इसलिए ओम प्रकाश यादव ये सारी बातें अपनी पत्नी से कहते हैं, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसके बाद में फैसला ये होता है कि दोनों भाई शामिल में ही रहेंगे। अगर पत्नियों को ज़्यादा दिक्कत है तो वो लोग अपना खाना बनाकर अलग अलग खा सकते हैं, लेकिन बिजनेस सारी चीज़ें साझे में होंगी। दोस्तों ऐसा ही वक्त चलता रहता है। उसके बाद में ओम प्रकाश यादव जो होते हैं वो अपने मकान में ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2012 में ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव को एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग नितिन रखते हैं। अब साल 2012 का वक्त, परिवार में ज़्यादा कुछ कोई फैमिली है नहीं। अर्चना यादव के पति ओम प्रकाश यादव हैं जो सुबह सुबह अपनी क्लिनिक चले जाते हैं। अब इस घर के अंदर न कुछ ज़्यादा काम होता था और न कुछ ऐसा था कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्चना यादव के ऊपर हो।
इसलिए अर्चना यादव पूरा पूरा दिन खाली रहा करती थी। अब इसी बीच इसके जहन में ये आता है कि क्यों ना फेसबुक का एक अकाउंट बनाना चाहिए। उस समय ये फेसबुक का अकाउंट बनाती है साल 2012 के अंदर, और इसी बीच में इसके फेसबुक अकाउंट पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अजय यादव नाम के व्यक्ति की। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, हाय हेलो होती है, और ये जो दोस्ती थी ये सीधा सीधा प्यार मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकातों में एक तरीके से पड़ जाती है। अब उसके बाद में आजकल की मोहब्बत पहले होती है, उसके बाद मिलने मिलाने की डिमांड चालू। अब उसके बाद में जब मिलने मिलाने की बात होती है तो अजय यादव और अर्चना यादव फैसला करते हैं कि हम लोग लखनऊ में मिलेंगे। क्योंकि अर्चना यादव का जो मायका था वो लखनऊ में ही था, इसलिए वो लखनऊ जो है बहुत ही आसानी से आ और जा सकती थी। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। मायके जाने के बहाने ये अपने प्रेमी अजय यादव से मुलाकात करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, और उसके बाद वापस से अपने घर गोरखपुर आ जाती है। अब दोस्तों एक बार जब ये इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेती। कभी अर्चना यादव अपने प्रेमी अजय यादव को कभी लखनऊ में मुलाकात करती, कभी उसे अपने घर पर बुलाती। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 बार अर्चना यादव ने अपने प्रेमी अजय यादव को अपने घर पर गोरखपुर बुलाया था, और उसने अपने ससुराल पक्ष को यही बताया था कि उसका दूर का एक रिश्तेदार है। आप ज़रा सोचिए कि रिश्तेदार के तौर पर वो उसके घर पर रुकता है, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक जाते हैं, और पूरा दिन वो अर्चना यादव के साथ में उसके ही घर पे रहता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन अभी भी ओम प्रकाश यादव जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें इस बारे में कोई कानो-कान खबर नहीं है कि उनकी पीठ पीछे आखिरकार उनकी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नी ज़्यादातर जो अपना समय है ये फ़ोन के ऊपर ही बिताती है, इसलिए वो अपनी पत्नी से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं। लेकिन इस बात पर जो पत्नी होती है ये ओम प्रकाश यादव के साथ में झगड़ा शुरू कर देती है। लड़ाई झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि जो अर्चना यादव होती है ये ओम प्रकाश यादव से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोऊंगी ही नहीं, और फिर वो दूसरे कमरे में सोती है। यानी ओम प्रकाश यादव अपने बेटे के साथ में दूसरे कमरे में सोते हैं और अकेली अर्चना यादव दूसरे कमरे में सोती है, जहाँ पर वो अपने प्रेमी से जितनी देर तक चाहे उतनी देर बात कर सके। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अब दोस्तों जब लड़ाई झगड़ा कुछ इस कदर इन दोनों पति पत्नी के बीच में बढ़ जाता है तो यहाँ पर अर्चना यादव एक फ़ैसला करती है, और फैसला वो ये करती है कि अब वक्त आ गया है कि ओम प्रकाश यादव को रास्ते से हटाना चाहिए। उसके बाद में ये अपने प्रेमी अजय यादव को कॉल करती है, एंड कॉल करने के बाद में कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है, तुम जल्दी से ट्रेन पकड़ो और गोरखपुर आ जाओ। जो अजय यादव था वो गोरखपुर आ जाता है। ये दिन था 20 जनवरी साल 2016 का। 20 जनवरी साल 2016 को अशोक नगर में एक मैरिज सेरेमनी थी, और पूरे ही जो फैमिली वाले थे सब के सब उसी मैरिज सेरेमनी में गए हुए थे। अशोक नगर में जब ये मैरिज सेरेमनी थी उस समय जो ओम प्रकाश यादव होते हैं वो अपनी पत्नी अर्चना यादव से कहते हैं कि तुम्हें शादी में नहीं चलना है। तो जो अर्चना यादव होती है ये उस शादी में जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव को कुछ नहीं पता था कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी प्लानिंग कर रही है। लेकिन अर्चना यादव को अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लानिंग करनी थी, इसलिए वो शादी में नहीं जाती है। अब ओम प्रकाश यादव जो होते हैं वो अपने बेटे नितिन को लेते हैं और शादी समारोह में चले जाते हैं। शाम के वक्त जब तक वो लौट के आते हैं, जब तक अर्चना यादव अपने कमरे के अंदर अपने प्रेमी अजय यादव को छुपा चुकी थी। ओम प्रकाश यादव आते हैं, अपने बेटे के साथ में अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के तकरीबन 11 से 11:30 बजे के आसपास जो अर्चना यादव होती है ये अपने कमरे से निकलती है, अपने प्रेमी अजय यादव को अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है अपने पति ओम प्रकाश यादव के कमरे में। जब ये अपने पति के कमरे में पहुंचती है तो उस समय ओम प्रकाश यादव पीठ के बल लेटे हुए थे, यानी एक तरीके से पट लेटे हुए थे। अब जैसे ही ओम प्रकाश यादव को अजय यादव और जो ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव इस तरीके से लेटे हुए देखते हैं तो इनको लगता है कि रास्ता साफ है। उसी समय अजय यादव अपने पास से एक भारी भरकम हथौड़ा निकालता है और उसके बाद में ओम प्रकाश यादव के सर के पिछले वाले हिस्से पर उस हथौड़े से बहुत ही ज़्यादा भयानक वार करता है। दोस्तों एक व्यक्ति जो लेटा हुआ है, सडन उसके सर पर अगर हथौड़े का प्रहार हो तो फिर वो क्या ही कर सकता है। वो कुछ सोच पाता है इससे पहले ही दूसरा और प्रहार होता है, कुछ और समझ पाता है इससे पहले ही तीसरा और प्रहार होता है। यानी प्रहार इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि ओम प्रकाश यादव का जो सर होता है ये चूर चूर हो जाता है और मौके पे ही ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। अब उसी बेड पर एक और बच्चा सोया हुआ था जिसका नाम था नितिन यादव। नितिन यादव अपने पिता को इस तरीके से चीखता हुआ देखता है तो उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का जो दृश्य देखता है तो माँ खड़ी हुई है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब वो समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कुछ किया है, माँ ने कुछ किया है, इसलिए वो भागता है और अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। वो अपनी माँ से ये कहने की कोशिश करता है कि माँ, अंकल ने पिता को मार दिया, आप जल्दी से लोगों को बुला लीजिए। लेकिन जो माँ थी वो भी अपने बेटे को एकदम से दबा लेती है, अपने एकदम से आंचल में छुपा लेती है और कहती है कि बेटा घबराओ मत। और उसके बाद में ये अपने प्रेमी अजय यादव को इशारा करते हुए कहती है
कि इसे भी निपटा दो, इसने सब कुछ देख लिया है और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो फिर ये सबको बता देगा। लेकिन जो अजय यादव होता है वो कहता है कि इस बच्चे का कत्ल मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि इस मासूम से बच्चे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो अर्चना यादव होती है वो कहती है कि देखो अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तो कर सकती हूँ। और उसके बाद में ये अपने उस मासूम से बच्चे के गले को जब तक दबाती है कि जब तक तड़प तड़प कर उसकी मौत नहीं हो जाती है। दोस्तों हत्या हो चुकी थी लेकिन अब वक्त था प्लानिंग का। प्लानिंग इन लोगों की ये थी कि इस पूरे केस को एज ए लूटपाट हम लोग को दिखाना है। उसके बाद में ये लोग अलमारी में रखे हुए सारे कपड़े तितर बितर कर देते हैं, जो तिजोरी में कुछ पैसे थे उनको साफ कर लेते हैं, घर का जो एंट्री एग्जिट डोर था उसको तोड़ देते हैं। और उसके बाद में जो अर्चना यादव थी ये अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। और उसके बाद में जो अजय यादव होता है ये वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह का वक्त होता है, तीसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तीसरी मंजिल पर काम करने के लिए जब मजदूर जा रहे होते हैं तो वो इस घर का दरवाज़ा देखते हैं, अंदर जाते हैं और जब जाने के बाद में ओम प्रकाश यादव के रूम की तरफ उनकी नज़र पड़ती है तो चीख पुकार मच जाती है। लोग इकट्ठा होते हैं, मामला पुलिस तक पहुँचता है, पुलिस आती है। लेकिन जो ओम प्रकाश यादव की जो माँ होती हैं बागेश्वरी देवी, वो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे और पोते की हत्या की है। लेकिन बहू इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थी कि उसके ऊपर ऐसे हाथ डालना एक तरीके से सही नहीं था, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इस महिला का, यानी जो महिला थी अर्चना यादव, इसकी कॉल डिटेल्स सारी चीज़ें निकालती है तो उसमें अजय यादव नाम के व्यक्ति का नंबर मिलता है जिससे घंटों घंटों बात हुआ करती थी। लिहाजा पुलिस अजय यादव और अर्चना यादव को उठाकर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद में इन दोनों को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाता है और इन दोनों को जेल हो जाती है। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ पर जब अर्चना यादव से जेल के अंदर सवालात होते हैं तो वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को पैदा किया था, मैंने ही मार दिया, तो तुम्हारा क्या जाता है। ज़रा सोचिए कि इस महिला की मानसिकता कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। बहरहाल दोस्तों साल 2020 में 7 अक्टूबर साल 2020 को कोर्ट इसमें फैसला सुनाता है और जो सत्र कोर्ट होता है उसमें इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बहरहाल दोस्तों इस केस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।